फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्चेज अ स्माइल स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्माइल स्कीम। तो ये स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल, ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और ये जो अम्ब्रेला स्कीम है ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। और इसका लक्ष्य क्या है? is said to provide welfare and rehabilitation to the transgender community and the people engaged in the act of begging। तो ये दो कम्युनिटी को टारगेट करेगा, दो सेक्शन को टारगेट करेगा, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ठीक है, और दूसरा जो वैसे लोग जो बेगिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, भिक्षावृत्ति के अंदर इन्वॉल्व है। इन दोनों का के वेलफेयर मतलब कल्याण और उनका रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि उन्हें उस फील्ड से हटाकर, ठीक है, एक लाइवलीहुड का साधन प्रोवाइड करना उन्हें, ताकि उनकी ज़िंदगी एक सही सामान्य तरीके से चल सके, ठीक है। तो वेलफेयर प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा किसको? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और वैसे लोग जो कि बेगिंग में इन्वॉल्व हैं। तो आप याद रखेंगे स्माइल जो स्कीम लॉन्च हुआ, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है? जनरली आप देखेंगे तो स्कीम तीन तरह का होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट सेक्टरल स्कीम, और तीसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होता है वो उसमें 100% जो खर्च होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट सेक्टर स्कीम होता है उसमें खर्च भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है और इम्प्लीमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। बट जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसमें खर्च जो है जो एक्सपेंडिचर है वो डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट में। जनरली 60-40 रेशियो में होता है या फिर 50-50 रेशियो में होता है, और उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये जो स्माइल स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा द प्रोविजन ऑफ नेशनल पोर्टल एंड हेल्पलाइन विल प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द पीपल इंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। ये जो स्माइल स्कीम के तहत एक पोर्टल बनाया जाएगा, और उस पोर्टल पे क्या होगा? हेल्पलाइन नंबर्स होंगे। तो वहाँ पे कोई भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपना ये पोर्टल क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो भी प्रॉब्लम है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। और इसके अंदर ही स्माइल स्कीम के अंदर ही दो सब स्कीम है, ठीक है, दो सब स्कीम है। पहला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ इंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, ठीक है। तो ये दो सब स्कीम है, एक ट्रांसजेंडर के लिए और एक बेगिंग के लिए। ये क्या करेगा? एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर प्रोवाइड करेगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और साथ ही साथ वैसे लोग जो बेगिंग में इन्वॉल्व हैं। और इस सोशल सिक्योरिटी में जो वेलफेयर इनका किया जाएगा, उस सोशल सिक्योरिटी में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होगी? जैसे कि आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी करना, ठीक है। दूसरा मेडिकल केयर, आइडेंटिफिकेशन से क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, एक बार आइडेंटिफाई होते हैं तो वो दूसरे स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रोवाइड करना उन्हें, मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि उन्हें रिहेबिलिटेट किया जा सके, एंड शेल्टर प्रोवाइड करना। और इसके लिए मिनिस्ट्री ने 365 करोड़ एलोकेट किया है 2021-22 से 2025-26 के बीच में। तो ये स्कीम कब से कब चलेगा? 2021-22 से 25-26 के बीच चलेगा। तो ये पीरियड भी याद रखेंगे। और इसमें कितना एलोकेशन हुआ है? 365 करोड़।
और ये जो सब स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ये इसमें वेरियस कंपोनेंट है, जैसे कि इट प्रोवाइड अ स्कॉलरशिप फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, यानी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के कम्युनिटी में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था रखी गई है, खासकर वैसे स्टूडेंट जो 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में जो स्टूडेंट है, ठीक है। इट हैज़ प्रोविजन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अंडर पीएम दक्ष स्कीम, तो ये याद रखेंगे, इन्हें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ इन्हें लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, किस स्कीम के तहत? पीएम दक्ष स्कीम के तहत। और इसके अलावा कंपोजिट मेडिकल हेल्थ इट प्रोवाइड थ्रू कंपोजिट मेडिकल हेल्थ इट प्रोवाइड ए कॉम्प्रहेंसिव पैकेज इन कन्वर्जेंस विद पीएम आयुष्मान योजना जो है, जन औषधालय योजना, सपोर्टिंग जेंडर रीइंफॉर्मेशन सर्जरी थ्रू सेलेक्टेड हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब अगर ट्रांसजेंडर को जेंडर रीअफर्म किया जाता है तो उसके लिए सर्जरी की जाती है, तो उसके लिए सिलेक्टेड हॉस्पिटल में उन्हें फ्री में वो सर्विस दी जाएगी। द हाउसिंग फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गरिमा गृह के रूप में उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी दी जाएगी, साथ ही साथ फूड, क्लॉथिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटी और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ये दी जाएगी। The provision of transgender protection cell in each state will monitor cases of offences and to ensure timely registration, investigation and prosecution of offences। एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा हर स्टेट में, जो कि जो भी उनके खिलाफ क्राइम होता है उसको रजिस्टर करना, उसका इन्वेस्टिगेट करना और उसको सजा दिलाना, ये उनका काम होगा। द नेशनल पोर्टल एंड हेल्पलाइन will provide necessary information solution to the transition committee and the people engaged in the act of begging when needed। एक पोर्टल बनाया जाएगा, नेशनल पोर्टल, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ उनके रिहैबिलिटेशन और वेलफेयर के लिए सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्माइल स्कीम, ये ध्यान में रखेंगे, आने वाले एग्जामिनेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्चेज सामाजिक अधिकारिता शिविर एंड एन इंटीग्रेटेड मोबाइल सर्विस डिलीवरी वैन फॉर दिव्यांगजन एंड सीनियर सिटीजन। अब ये जो नई इनिशिएटिव ली गई है वो दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन के लिए, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सोशल जस्टिस आपके सिलेबस का पार्ट है, यूपीएससी मेंस के सिलेबस का पार्ट है, जीएस पेपर 2 का, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। असामाजिक अधिकारिता शिविर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस टू दिव्यांगजन। देखिए एड एंड असिस्टिव डिवाइसेस क्या होता है, जो भी डिसेबल पर्सन है या डिफरेंटली एबल पर्सन है उनको असिस्ट करने के लिए जो भी डिवाइस होता है, जो भी इक्विपमेंट होता है, वो उन्हें इस सामाजिक अधिकारिता शिविर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अंडर द ADIP स्कीम एंड सीनियर सिटीजन्स अंडर राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सीनियर सिटीजन को भी एड एंड असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कोई सीनियर सिटीजन अगर उन्हें सुनने में दिक्कत है तो हियरिंग एड प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह के डिवाइसेस डिसेबल पर्सन को, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, जो डिसेबल दिव्यांगजन को जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उन्हें ADIP स्कीम के द्वारा, और सीनियर सिटीजन को जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रिमार्क बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एट द वन ओशन समिट। तो हाल ही में अभी वन ओशन समिट हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे वन ओशन समिट क्या है।
तो यहाँ देखेंगे कि वन ओशियन समिट क्या है। तो वन ओशियन समिट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, टू टेक एक्शन अगेंस्ट द थ्रेट्स टू द ओशन। एक ऐसा समिट है जिसमें जो भी ओशन को थ्रेट पहुंच रहा है उसके लिए एक समिट कराया गया है ताकि एक्शन लिया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि जो ओशन है वो पूरे वर्ल्ड का 70% कवर करता है, ठीक है। और हाल के दिनों में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और दूसरे इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस के कारण ओशन को थ्रेट पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ओशन जैसे इंडस्ट्रियल रन ऑफ होते हैं या फिर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसके द्वारा ओशन को काफ़ी खतरा पहुंच रहा है, ठीक है। तो जो वन ओशियन समिट है वो अभी 9 से 11 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और ये इसकी अध्यक्षता फ्रांस ने की थी, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन इसका सपोर्ट करता है, मतलब ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ नहीं था समिट, ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन इसको सपोर्ट करता है। और इसकी प्रेसिडेंसी फ्रांस ने की थी, यानी ये फ्रांस में हुआ था। और गोल क्या था, द गोल ऑफ द वन ओशन समिट टू रेज द कलेक्टिव लेवल ऑफ एम्बिशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन मरीन इशूज एंड टू ट्रांसलेट आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ओशन इनटू टेंजिबल कमिटमेंट। तो जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब मिल के अपना वो इनसाइट शेयर करेंगे और वो बताएंगे कि कैसे मरीन इश्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वन एशियन समिट ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अपना रिमार्क्स दिया है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कंट्रीब्यूशन है, तो 19-20 में अगर देखें, द वैल्यू ऑफ इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल एग्री कमोडिटीज ग्रुप वाज ₹2,52,297 करोड़ था कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जो वैल्यू था हमारे इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 2019-20 में वो था 2,52,297। देखिए, इस तरह की डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप मेंस में आंसर लिखते समय इन डेटा का यूज कर सकते हैं। विच वाज 1.2% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का 1.2% था एट करेंट प्राइस, ठीक है। लेकिन 2020 में 2020-21 में इसमें ग्रोथ हुआ 22.8% का ग्रोथ हुआ, डिस्पाइट कोविड-19 होने के बावजूद भी इसमें 22.8% का ग्रोथ हुआ। और 2020-21 में ये कितना पे पहुंच गया, 1.6% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का 1.6% हो गया एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में। देखिए, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट से क्या फ़ायदा है, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट होगा तो फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, ठीक है। और हमारा लक्ष्य है कि डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022। और साथ ही साथ इंडिया एक आत्मनिर्भर कंट्री बनेगा, एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, ठीक है। और फार्मर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंटिंग सेंटर अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 से चलाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है, टू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट करना, खासकर एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। सेटिंग अपग्रेडिंग द फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना। आपको पता है कि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल है उसका वैल्यू एडिशन करना, और उसके प्राइस में वृद्धि। वैल्यू एडिशन से क्या होता है, प्राइस में वृद्धि होता है, तो साथ ही साथ उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो उसका लाइफ स्पैन अच्छा होता है, और उससे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है।
तो प्रमोट किया जा रहा है कि फार्मर्स रॉ मटेरियल को बेचने से अच्छा उसे फूड को प्रोसेस करके उसे बेचें ताकि उनको उनसे डबल उनका इनकम हो, ठीक है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो एक सेंट्रल स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसका मकसद है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, खासकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, और फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के रूप में देखना, ठीक है। उसके रॉ मटेरियल को वैल्यू एडिशन करके उसको फिर मार्केट में बेचना, ठीक है। वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन पेरिशेबल, वैल्यू चेन डेवलप करना। वैल्यू चेन क्या होता है? वैल्यू चेन होता है मतलब जो भी है प्रोडक्शन से लेकर मार्केट तक जो भी हम जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन डेवलप करना इन पेरिशेबल, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक और स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेशन स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट फॉर अपग्रेडिंग या सेटिंग of 2 lakh माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2021-22 टू 2024-25। यानी 5 साल के पीरियड में 2021 से लेकर 24-25 के बीच में कम से कम 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करना है, या जो पहले से एग्जिस्ट है उन्हें अपग्रेड करना है, ठीक है। और इसके लिए पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम के द्वारा फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट दिया जाएगा। और इसी स्कीम के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को लाया गया है, जो कि जिसका मकसद क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट से कम एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिसे हम एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट कर सकें, ठीक है। जिसका फूड प्रोसेसिंग करके हम एक्सपोर्ट के लिए उसे वो कर सकें और उसको हम मार्केटिंग कर सकें उसका। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट न्यूज़ इज कन्वर्टिंग रूरल हार्ट्स इनटू मिनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, APMCs। जो भी रूरल हार्ट्स हैं, रूरल हार्ट्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं गवर्नमेंट के साथ। रूरल हार्ट्स जो छोटे छोटे हार्ट्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट करना है APMCs में। APMC क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होता है। एक मंडी होता है जहाँ पे किसान वो रजिस्टर्स करते हैं और वहाँ पे अपने सामान को बेच सकते हैं APMC एक्ट के तहत, ठीक है। तो इसे क्या करना है? जितने भी रूरल हार्ट्स हैं उन्हें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के रूप में कन्वर्ट करना है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ बीन डेवलप्ड इन 1351 विलेज हार्ट एंड इज अंडर डेवलपमेंट इन 632 नंबर ऑफ विलेज हार्ट। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत ये काम दिया गया है कि जितने भी हार्ट हैं, विलेज हार्ट हैं, उनको कन्वर्ट किया जाए APMC मडीज़ में। और अभी ये इम्पोर्टेंट डेटा है कि 31 मार्च 2020 तक लगभग 6,845 APMCs मार्केट हैं कंट्री में, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग टू डिक्लेयर वेयर हाउसेस एंड कोल्ड स्टोरेज एज डी मार्केट यार्ड टू इम्प्रूव द फार्मर मार्केटिंग। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो भी वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज हैं उनको जोड़ रही है मार्केट के साथ, ठीक है। उनको मार्केट का दर्जा दिया जा रहा है ताकि फार्मर्स का मार्केट के साथ लिंक अच्छा हो, क्योंकि जनरली ये वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे होते हैं? नियर द फार्म के पास ही होते हैं। तो इसे एक्सेस करने में फार्मर्स को दिक्कत नहीं होगी कि तुरंत वो एक्सेस कर सकते हैं वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज को, अगर इनको मार्केट से जोड़ा जाता है या मार्केट का दर्जा दिया जाता है। मार्केट का दर्जा देने का मतलब कि फार्मर्स डायरेक्ट वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज से अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स मार्केट लिंकेज काफ़ी इम्प्रूव होगा।
फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च रिफॉर्म लिंक्ड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम स्कीम लाया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन कहीं से भी कहीं का भी प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है। मतलब फार्मर्स क्या कर सकते हैं, फार्मर्स आप APMC मंडीज़ में जाकर उस प्रोडक्ट को जो भी है उसको प्रोडक्ट को का फ़ोटो खींचकर या फिर जैसे भी है उस प्रोडक्ट का फ़ोटो आप ऑनलाइन पे डाल सकते हैं और पूरे इंडिया से कहीं का भी कंज्यूमर उसे खरीद सकता है। ठीक है, और अभी ये भी अलाउ किया गया है ई नाम के तहत कि आप वेयर हाउस के थ्रू या फिर जो भी कोल्ड स्टोरेज है उसके थ्रू डायरेक्ट, मतलब APMC मंडी जाने का आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप वहीं से डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इंडिया में कहीं भी उसे बेच सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था गवर्नमेंट के द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, 11 स्टेट रिपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द पायलट स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो 11 स्टेट ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, वैसा राइस जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को डाला जाता है बाहर से, ठीक है, उसे और न्यूट्रिशियस बनाया जाता है, उसे फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। और 11 स्टेट ने इन राइस को PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है। The government of India approved the centrally sponsored pilot scheme on fortification of rice and its distribution under public distribution system। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अभी कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है, कुछ जगहों के लिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इसके इफेक्ट को देखने के बाद इसे फिर सारे डिस्ट्रिक्ट में मतलब यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। तो पायलट मतलब कुछ जगह के लिए, सीमित जगह के लिए, सीमित समय के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। और ये प्रोजेक्ट क्या है, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 3 साल के लिए लाया गया है, 2019-20 में स्टार्ट हुआ था और 3 साल के लिए है। और इसका टोटल आउटले क्या है, 174.64 करोड़। और 15 डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया गया है, क्योंकि पायलट है तो 15 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है। और 15 स्टेट में 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट, 15 स्टेट में 15 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया है। उसमें हर स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट लेना है। Out of 15 states which concerted for the pilot scheme, so far 11 states namely Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Odisha, Telangana, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Jharkhand have reported distribution of fortified rice in their identified district under the pilot scheme। ठीक है, पायलट स्कीम के तहत PDS सिस्टम के थ्रू इन स्टेट्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है फोर्टिफाइड राइस को। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए काफ़ी। Okay, so now we will see the press release of 13th February। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, ठीक है, तो अपेडा के बारे में आप जरूर पढ़ लें। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सेलिब्रेट 36 फाउंडेशन डे। तो यहाँ देखेंगे जो अपेडा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सेलिब्रेट इट्स 36 फाउंडेशन डे। मतलब 36 ईयर हो गए इसके फाउंडेशन के। ये क्या करता है, अपेडा जो है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो इस एपेडा के एक्टिवली सपोर्ट के कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट 2020-21 में 20.67 बिलियन था, ठीक है, जो कि
0.6 बिलियन था 1986 में जब इसकी स्थापना हुई थी। तो 1986 में एपेडा की स्थापना की गई थी। तो उस समय इसका एक्सपोर्ट था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कितना था, 0.6 बिलियन US डॉलर। और आज के समय में 2020-21 में यानी 36 साल बाद आज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कितना की वैल्यू क्या है, 20.67 बिलियन। और वैल्यू के साथ साथ अपेडा ने ये इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के बास्केट को भी एक्सपेंड करने में मदद किया है। बास्केट क्या होता है, मतलब और भी बहुत सारे आइटम इसमें इंक्लूड हुआ है। पहले जैसे कि 1986 में कुछ ही प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज के जो भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का बास्केट है उसमें काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें हैं जिन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे अपेडा के बारे में। यहाँ एक इम्पोर्टेंट स्कीम है हमारे लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ अम्ब्रेला स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। एक अम्ब्रेला स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, यानी पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। उसको कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया गया है, मतलब उसको आगे बढ़ाने का डिसीजन दिया गया है, उसको कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया गया है। तो गवर्नमेंट has approved continuation of umbrella scheme of modernization of police forces. The approval for the period to 2021-22 to 2025-26, यानी 21-22 से 25-26 तक का भी 5 साल और कंटिन्यू रखना है। इसका मकसद क्या है, मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस फोर्सेस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। आपको पता है कि पुलिस जो सब्जेक्ट है पुलिसिंग, वो लॉ एंड ऑर्डर, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस एंड इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस फोर्सेस। तो इसमें कुछ साइलेंट फीचर ऑफ स्कीम क्या है, इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानना है। पहला, प्रोविजंस हैज बीन मेड अंडर द स्कीम फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये प्रोविजन बनाया जा रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया जाए, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस सिस्टम, ठीक है, या वेपन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए पुलिस के द्वारा। असिस्टिंग स्टेट्स फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल एंड स्ट्रेंथनिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय डेवलपिंग ए रोबस्ट फॉरेंसिक सेटअप इन द कंट्री। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मेन आधार क्या है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर हम लोग एविडेंस जुटाते हैं। ठीक है, तो उसको और भी स्ट्रेंथन करना है, उसको और मॉडर्नाइज करना है ताकि फॉरेंसिक जो सेटअप हो उसको रोबस्ट बनाया जाए कंट्री में। द स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस हैज़ अ सेंट्रल आउटले ऑफ, तो सेंट्रल की तरफ से कितना खर्च किया जाएगा इस पर, 4,846 करोड़ खर्च किया जाएगा। टू डेवलप ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट हाई क्वालिटी फॉरेंसिक साइंस फैसिलिटी, यानी मेन फोकस टेक्नोलॉजी पे दिया जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन में मेन फोकस टेक्नोलॉजी पे दिया जा रहा है। ठीक है, उसमें भी फॉरेंसिक साइंस पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। सेंट्रल स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फॉरेंसिक कैपेसिटी आउटले हो, इसके लिए एक स्कीम भी चलाया जा रहा है। सेंट्रल आउटले ऑफ 18,839 करोड़ हैज़ बीन embarked for security related expenditure for the Union Territory of Jammu and Kashmir, insurgency affected north eastern states and left wing extremism affected area। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का जो भी सेक्शन है GS पेपर 3 का, उसमें ये आपको काम आएगा ये डेटा कि सेंटर के द्वारा 18,839 करोड़ वैसे यूनियन टेरिटरी पे खर्च किया जा रहा है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पे खर्च किया जा रहा है, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो भी इंसर्जेंसी है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उस जो अफेक्टेड एरियाज है उन पे ये इतना राशि खर्च किया जा रहा है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। With the implementation of National Policy and Action Plan for combating left-wing extremism, the left-wing extremist violence incident have come down drastically। और जो ये स्कीम चलाया जा रहा था मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जो भी नेशनल पॉलिसी या प्लान है उसके द्वारा जो वायलेंस होता था पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, उस इंसिडेंट में काफ़ी कमी आई है। टू फर्दर परस्यू दिस accomplishment, 6 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड स्कीम विद सेंट्रल आउटले ऑफ 8,689 करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड। दिस स्कीम्स इंक्लूड अ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू मोस्ट लेफ्ट विंग
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट को कंसर्न टू कश्मीर गेन। इसके अलावा फॉर रेजिंग ऑफ इंडियाज रिजर्व बटालियंस, स्पेशलाइज इंडिया रिजर्व बटालियन, कुछ रिजर्व बटालियंस होते हैं इंडिया के पास, उसके लिए 350 करोड़ खर्च किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेस रिलीज ऑफ 13 फरवरी। तो हमने आज 11, 10, 11 और 12 फरवरी का जो भी प्रेस रिलीज था उसे पढ़ा हमने।